आज का जो सेशन है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 13 जनवरी यानी परसों एक बार फिर से भारत सरकार ने पीएफआरडीए के माध्यम से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एक्ट था 2013 का, जो एनपीएस को रेगुलेट करता है, उसको डिज़ाइन करता है, तो उसने एक 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे लोगों को, तो उसके बाद हम चर्चा शुरू करेंगे कि इस कमेटी का मतलब क्या है, किसके लिए है ये कमेटी। क्योंकि जब से ये कमेटी का गठन हुआ है, मैं गांव पर था 2-3 दिनों के लिए, वहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू भी था। तो जैसे ही इस कमेटी के गठन का ऐलान हुआ, मैंने हालांकि उसी रात को पोस्ट किया था, ट्वीट किया था उसी रात को एक्स पर, और उसके बाद से मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि इस कमेटी में क्या होगा, ये क्यों गठित की गई है। कमेटी जब भी गठित होती है, तमाम तरह की आशंकाएं, तमाम तरह की सवाल मन में पैदा हो ही जाते हैं। तो उन सभी सवालों के समाधान के लिए कोशिश करूंगा कि सभी सवालों के समाधान हो जाएं, और सिलसिलेवार बिल्कुल क्रम से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इस कमेटी का मतलब क्या है। अब देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का चैप्टर बंद हो गया हम सब के लिए। अब ठीक 2 महीने बाद 13 जनवरी को लगभग, क्योंकि दिसंबर और 13 जनवरी मतलब 1.5 महीने के बाद, अचानक से पीएफआरडीए एक नई कमेटी का ऐलान करता है। दरअसल ये अचानक नहीं है, बिल्कुल भी अचानक नहीं है, ये एकदम प्लान्ड है। अब देखिए ये किससे कनेक्टेड है। परसों जो पीएफआरडीए ने कमेटी का गठन करने का ऐलान किया है, इससे ठीक पहले 30 सितंबर 2025 को, यानी जिस दिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम की लास्ट डेट थी, समझिएगा इस बात को, यूनिफाइड पेंशन स्कीम की पहले लास्ट डेट थी 30 जून, दोबारा लास्ट डेट बढ़ाई गई 30 सितंबर। उसी दिन एक पीएफआरडीए में रिसर्च पेपर सबमिट किया गया, जिसे प्रपोजल कह लीजिए, या मतलब जो है उसको कुछ और नाम देना चाहे तो उसको और नाम दे सकते हैं कुछ। वो एक रिसर्च पेपर सबमिट हुआ 30 सितंबर 2025 को। अब वो जो रिसर्च पेपर है वो कम से कम 32-35 पेज का है। समझिए, 32-35 पेज का रिसर्च पेपर है जो 30 सितंबर 2025 को पीएफआरडीए में सबमिट किया गया। उसी दिन या अगले दिन 1 अक्टूबर 2025 को पीएफआरडीए ने बाकायदा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से प्रेस रिलीज दी, देश भर के न्यूज़पेपर में गया। तो इसका मतलब ये है कि जो पेपर 30 सितंबर 2025 को पब्लिश किया गया या सबमिट किया गया, उस पेपर को बनाने में कम से कम 4-6 महीना तो लगा होगा, इससे कम तो नहीं लगेगा। 4-6 महीना तो मिनिमम सी बात है किसी भी रिसर्च पेपर को कंप्लीट करने में। तो अगर हम 6 महीने पहले जाते हैं तो डेट बैठती है मार्च 2025। अब आप लोगों की समझ में आ रही होगी बात कि मार्च 2025 में ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ड्राफ्ट आया था, और मार्च 2025 में ही इस कमेटी के गठन करने का एक तरीके से शुरुआत हो गई थी। क्योंकि पहले रिसर्च पेपर दिया गया होगा कि इस पर एक रिसर्च पेपर सबमिट किया जाए, पीएफआरडीए डिटेल्ड रिसर्च करे, बाहर से सुझाव ले, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनके सुझाव ले, जो पब्लिक सेक्टर बैंकिंग के हैं, पीएसबी के हैं लोग हैं, उनसे सुझाव ले, या इन्वेस्टमेंट जो है वहाँ के जो लोग एक्सपर्ट हैं उनसे सुझाव ले। तो कहने का मतलब ये मसला हुआ कि जिस दिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम का गजट आया था, उसी समय परसों जो कमेटी बनी है, इस कमेटी को गठित करने की पहले से शुरुआत हो गई थी। वहां पर कोई रिसर्च पेपर जमा करने की बात कही गई होगी। 30 सितंबर को जिस दिन लास्ट डेट थी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को आप्ट करने की, उसी दिन स्टडी हो करके रिसर्च पेपर सबमिट हो गया था। अब देखिए, परसों ये कह दिया कि हम कमेटी बना रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है, इसका उस एनपीएस जिसमें कि हम हैं उससे कुछ खास वास्ता नहीं है। दुनिया भर में न्यूज़ चल रहा है,
मेरी कई मतलब जो है न्यूज़ संस्थानों से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आपने जिस तरीके से ये न्यूज़ छापी है वैसा तो इसमें है नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छी बात यह है कि इस बार जो कमेटी बनाई है पीएफआरडीए ने, वो ओवरऑल स्टडी करेगी। उसमें 6 की पॉइंट है मेन, और हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो है फ्रेमवर्क डेवलपमेंट। दूसरा उसका है सीमलेस ट्रांजिशन। सीमलेस ट्रांजिशन का मतलब, जैसे मान लीजिए कोई आदमी रिटायर हो गया, उसकी पेंशन कितने दिन में शुरू हो जानी चाहिए, उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। किसी आदमी ने स्विच किया, एनपीएस से यूपीएस में स्विच किया, तो कितने दिन में एनपीएस से यूपीएस स्विच की जो प्रक्रिया है वो कितने दिन में कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये सब सीमलेस ट्रांजिशन में आएगा। तीसरा है मार्केट बेस्ड एश्योरेंस, यानी जो हमारा पैसा मार्केट में जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है डूब जाए, ये तीसरा पॉइंट है। तो मार्केट में जो एश्योरेंस हमें मिले, जो हमें रिटर्न मिल रहा है, उस पर कितना एश्योरेंस, कौन कौन सी स्कीम बनाई जा सकती है, ये तीसरे पॉइंट में आएगा। चौथा पॉइंट है ऑपरेशनल डिज़ाइन। ऑपरेशनल डिज़ाइन का मतलब कि ये वर्क कैसे करेगा। जैसे हमारे पास एक एप्लीकेशन है जिसे हम एनपीएस ट्रस्ट कहते हैं, उसी में हम जाकर के अपना पूरा अकाउंट देखते हैं। तो ये बेसिकली किसके दायरे में आता है, ऑपरेशनल डिज़ाइन। मतलब आपकी ऐप का डिज़ाइन कैसा हो, आप कैसे देख पाएँ उसको, यूज़र फ्रेंडली हो, ये तो हो गया ऑपरेशनल डिज़ाइन। रिस्क एंड लीगल ओवरसाइट, लीगल इश्यूज भी आएंगे क्योंकि मतलब जो इतना बड़ा मुद्दा है, 16 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसे जमा हो चुके हैं, हर महीने 12-14 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा कोई अनछुआ पहलू ना रह जाए जो टेक्निकल मतलब जो है लीगल दायरे में आ जाए। तो वो हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। और छठा पॉइंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि रिटायरमेंट के समय मार्केट गिर गई तो हमारा पैसा डूब जाए, तो वो मतलब उन दौरान या जितने भी ऐसी विषम परिस्थितियां बन सकती है, सभी हालातों में कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिले। ये 6 पॉइंट है। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये जो कमेटी बनाई ये करेगी क्या, ये क्या करेगी। मैंने पहले ही बोला, ये कमेटी केवल सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था को लेकर के नहीं बनाई गई, ये एकदम बिल्कुल समझ लीजिए, क्योंकि इस कमेटी का मकसद एकदम अलग है। ये कमेटी जितनी भी पेंशन प्लान है जो एनपीएस के प्लेटफॉर्म पर रन कर रहे हैं, ये सभी को स्टडी करेगी और एक जैसी रिपोर्ट देगी। इसमें शामिल होगा रिटर्न का एश्योरेंस, मतलब एश्योर्ड रिटर्न की गारंटी। इतना बड़ा पैसा लग रहा है तो रिटर्न की भी गारंटी होनी चाहिए। स्विचिंग है, तमाम तरह के मतलब जो है लेन देन है, उनके बीच में जो कोई कुछ स्विच करे तो वो प्रक्रिया फास्ट होनी चाहिए और इजी होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें हैं। रिस्क कम से कम हो, उसको ये मैनेज करे। जो हमने पहले बोला कि सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा इसमें पॉइंट नंबर 1 है वो है फ्रेमवर्क डेवलपमेंट का। फ्रेमवर्क डेवलपमेंट में ये सारा ही आ जाएगा कि एनपीएस का फ्रेमवर्क कैसा हो, और उसी फ्रेमवर्क में आता है एश्योर्ड पे आउट को रेगुलेट किया जाए। यानी कि चाहे टियर 1 हो, चाहे टियर 2 हो, चाहे अटल पेंशन योजना हो, चाहे पंडित दीनदयाल करके योजना है, और चाहे वो एनपीएस वात्सल्य हो, सभी में एश्योर्ड रिटर्न की क्या भूमिका हो सकती है, उस पर ये कमेटी काम करेगी। तो कहीं ना कहीं हमें इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा, ये हमसे जुड़ी हुई है। लेकिन अगर कोई ऐसा समझ रहा है कि ये मतलब जो है ओल्ड पेंशन स्कीम की दिशा में कदम है, मैं इस बात को साफ करना चाह रहा था कि हाँ, जहूर मीर साहब का क्वेश्चन है एनी चेंज एनी पार्शियल विड्रॉल, ये भी आएगा, ये भी इसी के दायरे में आएगा। कितना विड्रॉल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो सब आएगा इसमें। ये बहुत बड़ी कमेटी बनाई जा रही है, तो इसके लिए इस कमेटी को बनाया गया है। अब देखिए, अगर इसको आपको वेरीफाई करना है तो ऐसे समझ लीजिए कि इस कमेटी को बनाया गया एक रिसर्च पेपर के बेस पर। वो रिसर्च पेपर कब सबमिट किया गया था, 30 सितंबर 2025 को, यानी आज से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी आज से तकरीबन 3.5 महीने। उस समय तक तो यूपीएस ऑलरेडी रन कर रही थी। दूसरी बात, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ऑलरेडी एश्योर्ड रिटर्न की अवधारणा है, वहाँ तो एश्योर्ड रिटर्न देते हैं। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए तो एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम पहले ही दे दी, तो दोबारा से उसको स्टडी करवाने का तो कोई मतलब ही नहीं, और वो भी 3 महीने के अंदर ही।
तो ये तो आप भूल जाइए, ये सभी के लिए है, सभी की स्ट्रीमलाइनिंग के लिए है, सभी में एश्योरिटी डालने के लिए है, सभी की कार्यप्रणाली को थोड़ा सुगम बनाने के लिए है, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए है, रिस्क मैनेजमेंट को कम करने के लिए है। हाँ, लेकिन इससे हमें फ़ायदा होगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर। वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जैसे लोग कहते हैं कि एनपीएस, हमारा रास्ता केवल एनपीएस के खात्मे से जाता है। मैं इस बात को बार बार बोलता हूँ कि केवल खात्मे से ओपीएस बहाल नहीं होगी। ओपीएस दो तरह से बहाल हो सकती है, एक एनपीएस को ख़त्म करके और एक एनपीएस में ओल्ड पेंशन स्कीम के प्रावधान डाल करके। अब देखिए, ये जो कमेटी बनाई गई, ये कमेटी मैं अपने टैबलेट पे दिखाना चाहता हूँ, पता नहीं दिखेगा कि नहीं। ये जो कमेटी बनाई गई, इसका रिसर्च पेपर जानते हैं क्या कहता है? पीएफआरडीए का जो रिसर्च पेपर है, कंसल्टेशन पेपर्स ऑन इनहेंसिंग द नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी कि एनपीएस को और मजबूत करना, एनपीएस का सुदृढ़ीकरण, एनपीएस को कमजोर करना नहीं, एनपीएस का सुदृढ़ीकरण है। प्रपोजल्स फॉर फ्लेक्सिबल, एश्योर्ड एंड प्रिडिक्टेबल पेंशन स्कीम्स, मतलब थोड़ी लचीली हो, एश्योर्ड हो, गारंटीड हो और थोड़ा अनुमान किया जा सके, कि प्रिडिक्ट किया जा सके कि इतने साल के बाद कितनी पेंशन, या इतने बेसिक सैलरी पर कितनी पेंशन, इतने साल के बाद कितनी पेंशन, ये थोड़ा प्रिडिक्ट किया जा सके। और सबसे बड़ी बात ये है, ये शायद आप लोग देख पाएंगे, ये लोगो जो है, अगर ध्यान से देखेंगे, एनपीएस का लोगो और उसके साइड में लिखा है नेशनल पेंशन सिस्टम जरूरी है। तो जो लोग मीडिया की उस खबर को देख करके सोच रहे हैं, बड़े खुश हैं, एक नई कमेटी बन गई, तो वो कमेटी पहले से ही कह रही है कि नेशनल पेंशन सिस्टम जरूरी है। वो ये बात कह रहा है, वो उसे हटाने की बात नहीं कर रहा है। हाँ, एक सज्जन ने पूछा है कि डीए का बताओ सर। डीए इसमें नहीं कहा गया, इस कमेटी में डीए के ऊपर कोई चर्चा नहीं है और ना ही ये डियरनेस अलाउंस के ऊपर बात करता है, लेकिन ये कहता है कि जो AICPW है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके हिसाब से जो पेंशन बने, मतलब जो एनपीएस के माध्यम से जो पेंशन बने, वो आने वाले इन्फ्लेशन को भी आत्मसात करे उसके हिसाब से। तो इसमें जानते हैं कितना दिया गया है? 0.25% ग्रोथ पर एनम। 0.25, 1% भी नहीं, आधा परसेंट भी नहीं, आधे का आधा। हाँ बिल्कुल, धीरेन्द्र सिंह जी ने एकदम सही करे। पीएफआरडीए कोशिश ये कर रही है कि जो एक्यूमुलेटेड फंड है उसी अमाउंट में ही ये पेंशन और फंड दोनों दे, बिल्कुल सही बात। तो ये एनपीएस को ख़त्म नहीं, बल्कि एनपीएस को और इन्हेंस कर रहे हैं और मजबूत बना रहे हैं। हमारे लोग खुश हैं कि मतलब जो है एक नई कमेटी बन गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम फ्लॉप हो गई। फ्लॉप नहीं, यूनिफाइड पेंशन स्कीम चल रही है और जिन लोगों ने ऑप्ट किया उनके साथ रहेगी, या जो नए कर्मचारी आएंगे अगर वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाना चाहेंगे तो वो जाएंगे, और जो नहीं जाना चाहेंगे वो एनपीएस में लगातार बने रहेंगे। अब मुद्दा आता है ओपीएस कैसे। तो ओपीएस कैसे, मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि एनपीएस में केवल एक अमेंडमेंट ओपीएस बहाल कर सकता है, और वो ये है कि 30 मार्च 2021 का जो अमेंडमेंट है, 30 मार्च 2021 का जो नियम है, वो ये कहता है कि अगर कोई एनपीएस कर्मचारी सेवा काल के दौरान, यानी रिटायरमेंट से ठीक पहले, कभी भी किसी भी दिन अगर उसकी डेथ हो जाए या वो डिसेबल हो जाए, दोनों ही कंडीशन, अगर वो 100% डिसेबल हो जाए, मतलब नौकरी करने के लायक ना रहे, और अगर उसकी मौत हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में जो कर्मचारी का अंशदान है ब्याज सहित उसके परिवार को दे दिया जाएगा, यानी जीपीएफ बन जाएगा उसका हिस्सा, वो दे दिया जाएगा। दूसरा, ये नहीं देखा जाएगा कि कितने साल नौकरी की थी, वो चाहे 1 साल नौकरी किया हो, चाहे 10 साल किया हो, 20 साल किया हो, 25 साल किया हो, कितने दिन नौकरी की हो, लास्ट बेसिक का 50% प्लस डियरनेस अलाउंस एज पेंशन दी जाएगी, यानी ओपीएस वाली पेंशन। अब मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं यही नियम डेथ और डिसेबिलिटी के साथ साथ हमें रिटायरमेंट वाले दिन भी दे दो। अगर आप मान लो कोई 3 दिन बाद रिटायर होता और 3 दिन पहले मर गया रिटायरमेंट से, तब आप दे रहे हो, और 3 दिन बाद वो रिटायर हो रहा है, तब देने में क्या दिक्कत है? ये हमारी पहली, क्योंकि इसको हम लोगों ने एनएचआरसी के माध्यम से चैलेंज भी किया था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के माध्यम से
चैलेंज भी किया था और उसी बिहाफ पे सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के आई थी। ये सबसे बड़ी बात है। ये तरीका है जिससे एनपीएस ही ओपीएस में बदल सकती। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये कि कोई आदमी 10 साल की नौकरी करके रिटायर हो गया तो उसको कैसे दे, कोई आदमी 30 और 35 साल की नौकरी करके रिटायर हो रहा है तो उसको 50% दे। ये दिक्कत है सरकार के साथ। तो सरकार ने ये कहा कि 50% पेंशन के लिए कट ऑफ का दायरा 25 साल की नौकरी होगी। हम कह रहे ठीक है, अच्छी बात है। तो जो 20 साल में रिटायर हो रहा है उसको 40% दे दो, जो 18 साल में रिटायर हो रहा है उसको 36% दे दो, जो 22 साल में रिटायर हो रहा है उसको 44% दे दो, और जो 25 या 25 से ऊपर रिटायर हो रहा है उसको 50% दे दो। खत्म बात। 25 साल का क्राइटेरिया हम उसको छेड़छाड़ अभी नहीं कर रहे हैं। वो 25 साल का, उसकी एक और वजह है छेड़छाड़ ना करने की, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट्स में 50% पेंशन के लिए 25 साल से ज़्यादा की नौकरी का प्रावधान है। जैसे तमिलनाडु, वहाँ 30 साल की नौकरी चाहिए तब 50% पेंशन मिलेगी। पंजाब, वहाँ 25 साल की नौकरी चाहिए तब 50% पेंशन मिलेगी। छत्तीसगढ़, वहाँ तो 33 साल की नौकरी चाहिए, 33 ईयर्स की। तो अलग अलग स्टेट में 50% का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। या तो केंद्र सरकार ये कह दे कि जिसके स्टेट में जितना प्रावधान ओपीएस में था, जितनी नौकरी के बाद 50%, उसी के हिसाब से दे दे, हम उसका अंशदान वापस कर देंगे। खत्म हो गई बात। तो एक तरीका ये है ओल्ड पेंशन स्कीम का बहाल होने का। हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ये है पीएफआरडीए की नई कमेटी। अब देखिए, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है। उम्मीद है स्टैंडिंग कमेटी साल 1.5 साल में, साल भर मेरे ख्याल से काफ़ी सफिशिएंट टाइम होगा। 2026 पूरा पड़ा है। 2026 में ये स्टडी करके मुझे बड़ा भरोसा है कि 2027 इतना लक्की वर्ष हो सकता है कि जब हम लोग 2027 में प्रवेश कर रहे होंगे तो उस समय 8वें पे कमीशन का लाभ, पुरानी पेंशन यानी गारंटीड पेंशन का लाभ, ये सब हम इसके दरवाजे पे खड़े होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। मैं बाद में क्वेश्चन आपके रीड कर लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के साथ जुड़े रहिए।